हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देखिए, ये चैप्टर बेसिकली आपका एक छोटी क्लास की मोरल साइंस के चैप्टर जैसा ही है, तो इसमें इतना कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल तो आपको नहीं फेस करने वाले हैं। इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ के चलिएगा, क्योंकि कभी कभी इससे वैल्यू बेस्ड, क्योंकि मैंने अभी बताया मोरल साइंस से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मोरल सोशल चीजें ज्यादा आ जाती हैं। तो जैसे आपको इस चैप्टर में बात करनी होगी, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, इन सब चीजों को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, चैप्टर नंबर 10 सबसे पहली चीज हमसे बता रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। बच्चा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन्वायरमेंट से क्या समझते हो, अभी चैप्टर पे आते नहीं, एक बेसिक टर्म है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से आपके दिमाग में एक चीज आती है वातावरण, सराउंडिंग, जहां पर हम सब सरवाइव कर रहे हैं। तो हम उसी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं कि जो चीजें ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करें वो सभी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। इट इज अ सम टोटल ऑफ सराउंडिंग एंड टोटलिटी ऑफ रिसोर्स दैट अफेक्ट आवर ओन एक्सिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो चीजें हमारे जीवन को किसी ना किसी फॉर्म में प्रभावित करें या उनका कोई प्ररूप हमारे जीवन को कहीं से इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अब जैसे पानी, आप बिना खाए रह सकते हैं लेकिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते। ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। एयर, हवा, सांस लेने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए, जो चीज हमें दिखती नहीं है लेकिन वो हमारे जिंदगी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो रुक जाए तो हमें उबन महसूस होने लगती है, और अगर थोड़ी देर तक हमें हवा ना मिले तो हम मर सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, कितना ज्यादा ह्यूमन लाइफ पर इंफ्लुएंस है इनका, है या नहीं? इन्हीं चीजों को आज हम डीपली थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो देखिए, जब इंसान प्राकृतिक मदर नेचर की दी हुई चीजों को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने पे उतारू हो चुका है, कसम खा ली है, गैस जला के शपथ ले लिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे धरती में हरियाली, इन्वायरमेंट बचा रहे, हमें सिर्फ तहस नहस करनी है, तो बच्चा ऐसे में फिर सरकार को में आवश्यकता पड़ी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखिए क्या कह रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप लोग देखते होंगे इंटरनेशनल लेवल पर भी जब कोई बहुत बड़ी समिट होती है, मीटिंग होती है, तो वहां पर ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया जाता है, क्योंकि हम इंसानों ने बउआ अगर कुछ भी इन्वेंशन करी है तो वो यह सोच के करी है या कसम खा के करी है कि इससे हमें इन्वायरमेंट, मदर नेचर की ऐसी तैसी करनी है। एक इंसानी ऐसा इन्वेंशन बताओ जिससे इन्वायरमेंट पर हार्म ना पहुंचे। हमने अपने कंफर्ट के लिए एसी बनाया, इन्वायरमेंट में हार्म कर रहा है। हमने अपने कंफर्ट के लिए रेलगाड़ी बनाई, मोटरसाइकिलें बनाई, सब पॉल्यूशन फैलाए घूम रही है। हमने जो कुछ भी किया, हमने अपने कंफर्ट के लिए कैरी बैग बनाए, वो प्लास्टिक से बनाने लगे, वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। हमने अपने कंफर्ट के लिए वाटर बॉटल बनाई, अब लोग पानी पीने के बाद नहरों में, नदियों में सब ऐसे डाल देते हैं जिससे जो वाटर बॉडीज हैं उनका जीना दुश्वार कर दिया है। हमने कुल मिला के इन्वायरमेंट की पुंगी बजाने का काम करने की कसम खा रखी है। आपको बताऊं, आपने इंग्लिश में अगर पढ़ा भी हो तो एक चैप्टर था, उसमें एंड में एक कहीं पर जू है जहां लिखा वर्ल्ड्स डेंजरस एनिमल। अब जैसे आप उसके अंदर घुसोगे, उस बाड़े के अंदर, तो आप चारों तरफ पाओगे शीशे लगे और आप खुद को देखोगे। मतलब ह्यूमन इज द मोस्ट डेंजरस स्पेशीज इन दिस अर्थ विच कॉज सो मैनी डिस्ट्रक्शन इन द इन्वायरमेंट। इंसान कुछ भी करता है तो वो पुंगी बजाता है इन्वायरमेंट की। मतलब कसम खा ली हम ह्यूमंस ने कि इन्वायरमेंट को अब सही नहीं छोड़ेंगे। हकीकत क्या है कि इन्वायरमेंट हमें हमारे पूर्वजों से लीज पे मिली है, और कल को ना आप परमानेंट है ना मैं परमानेंट हूं, हम सब मर के कहीं ना कहीं स्वर्ग या नरक में अपनी ऐसी तैसी कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये इन्वायरमेंट दे के जाना है, छोड़ के जाना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो हमें बहुत ध्यान से, उत्सुकता के साथ अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम करने की जरूरत है, और इसीलिए आया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा, अगर आपको याद हो कि बहुत समय पहले एक टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता था, एक छोटा सा बच्चा पापा के साथ कार में स्कूल जा रहा होता था, तो एक सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, तो कहता पापा पापा मैंने सोच लिया मुझे बड़े होकर क्या करना है। उसका बाप कहता अच्छा बेटा बताओ क्या करना है। कहता मैं बड़े होकर साइकिल रिपेयर की शॉप खोलूंगा। कहता क्यों? कहता जिस हिसाब से आप लोग पेट्रोल फूक रहे हैं उस हिसाब से तो फ्यूचर में पेट्रोल बचेगा ही नहीं। वो एक छोटा सा मुद्दा नहीं था, ये कोई हंसने वाला ऐड नहीं था बच्चा, वो एक बहुत डीप मैसेज देके जा रहा है कि हम इंसान जिस तरीके से मदर नेचर को तबाह कर रहे हैं
उससे एक ना एक समय पर ऐसा वक्त आएगा जो पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होगा। आज आप देखिए, गर्मी पड़ती है तो वो एक्सट्रीम होती जा रही है, सर्दी पड़ती है वो एक्सट्रीम होती जा रही है। जिन मौसम में कभी सर्दी नहीं पड़ती थी आज उन मौसमों में भी सर्दी पड़ रही है। जिन मौसम में कभी बरसात होती थी आज उन मौसम में भी मजेदार बिल्कुल तपा देने वाली गर्मी हो रही है। जलन में बाहर हाथ निकालो थोड़ी देर बाद एकदम काला कोयले जैसा फील होगा घर से बाहर। ये सब क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट चेंजेस है या नहीं? एक बाइबल में अगर मैं कहूँ तो ये लिखा है कि जिस रोज इस धरती पर 10 सूर्यों का प्रकाश एक साथ पड़ने लगेगा उस रोज ये धरती खत्म हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कौन सी मूवी? ओ माई गॉड। हाँ, तो याद रखो उसमें भी ये चीज आई है ना, मतलब कि 10 सूर्यों का प्रताप, जो ओजोन लेयर है जो धरती को कवर करे वो सूरज की किरणों को रिप्लिकेट कर देती थी, तो उससे सीधा सीधा इतनी ज़्यादा ये यूवी रेज नहीं आती थी। पर अब उस लेयर में छेद होने लगे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। अभी सिर्फ 1/3, 1/10वां हिस्सा धरती पर आता है। जब वो पूरी की पूरी किरणें धरती पर एक साथ आने लगेंगी तो चलता फिरता आदमी से जल के भस्म हो जाएगा। वो चलते चलते है से थे हो गए। देखो आगे, चलो बहुत हुआ प्रवचन। क्या कह रहा है? एनवायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग बिटवीन वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इन सभी चीजों को जब हम मिला दें और इनके बीच के एक रिलेशन की बात करें तो वह कहलाता है एनवायरमेंट। चलो देखो आगे बच्चा। द अबव डेफिनेशन सजेस्टेड दैट देयर आर फिजिकल और एंटीबायोटिक एज वेल एज लिविंग और बायोटिक एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट। फिजिकल एलिमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट and living element include all kind of living creature like bird, plant, animal, forest, fisheries etc and so on। कोई दिक्कत? इन्वायरमेंट की भाषा क्लियर हुई भाई? इन्वायरमेंट की परिभाषा में कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर वीडियोस देख रहे हो, पढ़ने में मजा आ रहा है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं डेली वॉच टाइम देख रहा हूँ 86% वॉच टाइम नॉट सब्सक्राइब यूजर से आ रहा है हर वीडियो में। देख के जाते हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड का काम कर रहे हैं वीडियो, फिर भी एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जा रहा है? जल्दी दबाओ। चलो देखो आगे। इसके बाद नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, पहले दबाओ। दबा दिया? चलो फिर ठीक है। देखो नंबर 2, सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट। क्या कह रहा है? फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट ऑफ एनवायरमेंट। पहला, एनवायरमेंट ऑफर रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें एनवायरमेंट के तो बच्चा, अगर आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन सोच रहे हैं या आज के समय में किसी भी चीज का प्रोडक्शन पॉसिबल है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो एनवायरमेंट है। क्योंकि जितने भी प्रोडक्शंस के रॉ मटेरियल आते हैं बच्चा, वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट की ही देन है। अब क्या कह रहा है? देखिए, मिनरल, वुड, वाटर, सॉइल एंड अदर आर अवेलेबल टू अस एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये सब मदर नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, कोई इनका चार्ज थोड़ी करता। लेकिन अब लोग पानी को बोतल में बेचने का शुरू कर दिए। देखिए क्या था, पानी इतने सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा था, लेकिन एक बुद्धिजीवी आया, उसने उस पानी को उठाया, बोतल में डाला और थोड़ा सा हाइजीनिक का राग गाया कि भैया ये बहुत हाइजीनिक वाटर है, मिनरल्स हैं, फलाना है, ढिमाका है। आज के समय में जैसे ब्लैक वाटर के साथ चल रहा, हर सेलिब्रिटी मार काला पानी पी रहा है। लाला जो नेचुरल पानी वो पियो, क्या फायदा है इन सब चीज़ों का? लेकिन अब लोग इनको व्यापार में बना रहे हैं और इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी होने लगी है। वाटर लेवल डे बाई डे ज़मीन के नीचे धंसता जा रहा है। पहले के समय में 10-15 फीट पर पानी निकल आता था, आज के समय में मार्च 350 फीट घर 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 कोरिंग करा दिए। थोड़ी देर और 4-5 फीट नीचे चला जाता, पता चला पताल लोग का देवता करा, बस कर भाई, घर की छत में छेद हो रहे हैं। और क्या करके माने, वो लाल जो टॉम एंड जेरी में देखते हैं लाल सींग वाला आदमी पताल देवता, वो पता चले बाहर निकल के आती तो नहीं मानेगा, घर के अंदर छेद करके मैंने साले पानी आएगा। तब हम लोग इस कदर पानी की वेस्टेज करते जा रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने के ही कारण है। आती है बात रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड और नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, डिप्लीटेड ऑन यूज। एग्जांपल वुड, सी एनिमल। मतलब इनको धीरे धीरे आप यूज करिए, कभी भी वह चीजें जो यूज करने के बाद कभी खत्म नहीं होंगी, एग्जॉस्ट नहीं होंगी या उनको
रिन्यू किया जा सकता है उसे कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पर जो चीज को एक बार यूज कर लिया अब उसे दोबारा से उसी फॉर्म में जनरेट नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, घूम 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 के आए, धुआं एक डब्बे में इकट्ठा कर लिया, क्या उस धुएं से फिर से पेट्रोल बना सकते हो? जी नहीं। तो ऐसी चीजें होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कह रहा है बच्चा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, जो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाए या खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल एंड एटसेट्रा। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है बच्चे, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। बच्चा अगर जिंदगी पॉसिबल है तो बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट है। अब हम लोग मंगल पर जीवन खोज रहे हैं, मरकरी पे बात कर रहे हैं कि फलाने फलाने प्रकृतियों पे फलाने फलाने ग्रहों पे जाके खोज चल रही क्या कहीं जीवन है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमें जहां जीवन मिला, जहां हमने जन्म लिया, हमने उसकी तो बिल्कुल तहस नहस करके रख दी, धरती की ऐसी तैसी करके छोड़ दी। तो अब हमें दूसरे गिरोह की तरफ भागना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है क्या वहां जीवन है या नहीं है। अब बात कीजिए सूरज पे क्यों नहीं जी सकता आदमी? क्योंकि वहां इतनी हीट है, इतनी केमिकल गैसेज हैं कि वहां का एनवायरनमेंट ह्यूमन सभ्यता को जीवन नहीं दे सकता है। मंगल पर जीवन पाए जाने की बात चल रही है, इधर चांद पर जीवन खोजने की बात चल रही, प्लाटिंग चल रही है ना। वो अखिलेश यादव कौन थे वो? हाँ, अरे राहुल गांधी जी, वो चांद पे प्लाटिंग कर रहे हैं, जाओ खरीद लो तुम लोग भी एक एक प्लाट। देखो क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट इंक्लूड सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच सस्टेन ingredient for the sustenance of the life. Without absence of any of these factor you cannot imagine life. बिना हवा के, बिना पानी के, बिना सूर्य की किरणों के आप जिंदगी में जीवन पॉसिबल सोच सकते हो? क्या जी पाओगे? नहीं। आगे देखिए, इन्वायरमेंट असिमिलेटेड वेस्ट। ये जो प्रकृति है बच्चे, ये सभी कूड़ कबाड़ जो भी वेस्ट है उसको अपने अंदर एसिमिलेट कर जाती है, लेकिन हम ऐसा कूड़ा फैलाने लगे जो डिकम्पोस्ट ही नहीं हो सकता। अब जैसे सब्जियों के छिक्का लेंगे, सब अपने आप में डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं। अब लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे प्लास्टिक बॉटल है, आने वाले 500 साल तक वैसे ही पड़ी रहे, पर वो डिकम्पोस्ट नहीं होगी, धरती में एसिमिलेट नहीं होगी। क्लियर है बात? क्या कह रहा है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट। जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कंज्यूम करते हैं तो इससे कुछ वेस्ट जनरेट होता है, मोस्टली इन फॉर्म ऑफ गार्बेज। वेयर डज इट गो? गार्बेज कहां जाता है? इट ऑब्जॉर्ब बाय द इन्वायरमेंट, उसे इन्वायरमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आप एक शुद्ध वातावरण में जीवन जी रहे होंगे, तो आप बीमारी से मुक्त होंगे, आपका मानसिक मस्तिष्क बहुत अच्छे से डेवलप्ड होगा और आप एक हेल्दी जीवन, क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को फील कर पाएंगे। क्या कह रहा है, सराउंडिंग इंक्लूड्स रिवर, oceans, mountain and desert may enjoy these surrounding enhancing the quality of life। आप इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। अब लोग क्यों हिमाचल जाने के पीछे मरे जा रहे हैं, कश्मीर जाने, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है जो हमें काम, कूल, शांत, इंजॉयबल फील कराता है। यही तो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आगे क्या कह रहा है देखिए, इन्वायरमेंट क्राइसिस। You can appreciate the concept of environment crisis better. Understand these two terms। पहला, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या है बच्चा? आपके मानसिक चीज़ों की एक कैपेसिटी। आप दिन भर में अगर हम कहें कि तुम सिर्फ 22 घंटे पढ़ो और 2 घंटे खाओ पियो सो, क्या ये पॉसिबल है? आपकी एक स्टेमिना है, आपकी एक एबिलिटी है कि उससे ज़्यादा आप 1-8 घंटा अपने आप को पुश कर सकते हैं, पर उससे मैक्स टू मैक्स ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन्वायरमेंट उस चीज़ को अपने कंधे पर उठा के चल रही है। पर जब हम इस कैपेसिटी से बियॉन्ड चले जाएंगे, इसको पुश करने के लिए डे बाई डे हम कहेंगे अपनी कैपेसिटी को पुश करो, तो एक समय ऐसा आएगा जब धरती ऐसे ही से नाच जाएगी और मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। जरा देखो बच्चा क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रेट एट विच नेचुरल रिसोर्सेज आर exploited and the rate at which these resources are regenerated। मतलब कितनी तेजी से रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रही है, यूज हो रही है, और उसी के साथ कितनी तेजी से वह चीजें दोबारा रिक्रिएट हो रही हैं। अब आगे क्या कह रहा है, these resource endowments remain intact। in other word carrying capacity permit exploitation of resource only to that extent the total resource डज नॉट डिप्लेट। मतलब एक सिंपल सी बात है कि
वहां तक शोषण करो जहां तक कोई झेल सके, मतलब रिसोर्सेस का उस लेवल पर यूज करो कि वो धीरे धीरे रीजनरेट होकर वो लेवल दोबारा रीगेन होता रहे। अब क्या है, एग्जर्शन होता जा रहा, पर रीजनरेशन का प्रोसेस उतना तेज नहीं है। इसी के कारण हमें बहुत सारे पॉल्यूशंस के बारे में देखने को मिलता है। कोई समस्या बच्चा? आगे देखो, फिर आता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट। अब एनवायरनमेंट की वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है? अब आपकी डेली 4 रोटी खाने की क्षमता है, पर लेकिन नहीं कोई मां डंडा डाले 50 रोटी आपके पेट में भर दे, तो या तो पेट फट जाएगा, तुम उल्टी करे मर जाओगे, हाँ या ना? तुम्हारी एक एब्जॉर्प्शन की लिमिट है, वैसे ही इन्वायरमेंट की भी अपने अंदर वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट है, और हम मानवों ने उस लिमिट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट क्राइसिस अकर व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट चैलेंज्ड और एक्सीड थ्रू द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन। जब एक रीजनरेटिंग रेशियो से ज्यादा हम किसी चीज को यूज ले आए और धीरे धीरे वो एग्जॉशन की तरफ बढ़ता चला जाए, तो ऐसे में इन्वायरमेंट क्राइसिस उत्पन्न होती हैं। आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट क्राइसिस मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिए टर्म, ग्लोबल वार्मिंग आया नहीं आया, क्लाइमेट चेंज आया नहीं आया, ओजोन डिप्लीटेशन। अभी चैप्टर शुरू करते हुए मैंने इन 3 चीजों के बारे में पहले ही आपसे बात कर ली थी। ओजोन लेयर डिप्लीटेट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, धीरे धीरे धरती का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। एक समय आएगा जब वाटर लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये जो लैंड है इन सबको भी पानी अपने अंदर एक्वायर कर लेगा, प्रलय आएगी, सुनामी आएगी, धरती तबाह हो जाएगी। जैसे 2012 में आ रही थी ना, वो आएगी जरूर, हाँ 2012 में नहीं आई, पर ये मत सोचो कि एक बार नहीं आई 2 बार होगा। बच्चा धरती का अंत निश्चित है। ब्रह्मांडों में, शास्त्रों में ये साफ लिखा है कि जिसका जन्म हुआ है वह मरण की स्थिति में भी जरूर आएगा, और इस धरती की भी एक आयु है। हम मनुष्य उस आयु को दिन पे दिन घटाने में 4 चांद वाले प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, हम हर रोज ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे एनवायरनमेंट को तबाह किया जा सके। ये बहुत सेंसिटिव और बहुत बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है, लेकिन कोई इस पे बात ही करना नहीं चाहता। हमको अंकल जी बालकनी में खड़े हो जाएंगे, कंक्रीट की रोड है, डामर पड़ा है, रोड पे पानी डालना है, ओह धरती की बेचैनी को तो बस ये अंकल समझता है। तुम पानी डाल के चले गए, पहला तुमने पानी की बर्बादी करी, उसके बाद कभी एक बार थर्मल जो कैमरे आते हैं उनको लगा के देखो, वहाँ ऐसे तुम्हें आग की लपटें उठती दिखेंगी निकलते हुए। जो बेचारे रेडी वाले हैं जो नॉर्मल उस रोड से निकलना है, वो तो झुलस के मर जाते हैं। अब वो धरती की हीट बाहर निकल रही है, तो एक कहीं ना कहीं टेम्परेचर में हीट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन कोई नहीं, अंकल जी को शाम को 6 बजे खड़े हो, धरती की प्यास बुझा रहा है। कंक्रीट की रोड पर क्या फायदा तुम्हारा पानी डालने का, कौन सा वहां तुम घास उगा लोगे? नहीं, लेकिन डालना है। पानी अलग वेस्ट कर रहे हो, है या नहीं? आपने आसपास देखा होगा, अपने ऐसा बहुत होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, इन्वायरमेंट क्राइसिस हैव हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आपको बताया था नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस मेड टू एंजॉय फॉर एन अपॉर्चुनिटी, दिस मे बी कैटेगराइज एज अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल। एक सिचुएशन है अवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक है अनअवॉइडेबल। अगर अभी से हम लोग कुछ प्रयास करें, जितने ज़्यादा पेड़ हमने काट दिए हैं उसकी जगह पर अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें, इन्वायरमेंट को हरा भरा रखने में मदद करें, तो हो सकता है कि हम आने वाली क्राइसिस को एक बार अवॉइड कर दें। लेकिन अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बच्चा वो कभी भी कंडीशन अनअवॉइडेबल हो जाएगी। क्या कह रहा है जरा देखिए, द अनस्टेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैव पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज एंड ड्राइड अप सम रिवर्स। बहुत सारी रिवर है, सम लिखा है, बहुत सारी रिवर है जो आज के समय में खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी, सूखी पड़ती जा रही, नदियाँ सूख रही हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है, केमिकल्स वगैरह का पानी, फैक्ट्रियों का पानी, सब उनमें जाके गिन। हमें अपने देश में जिसकी हम पूजा करते हैं, गंगे माँ जिसको हम सबसे पवित्र मानते हैं, उसको बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ा। सदगुरु कितना, कावेरी कॉलिंग जैसा कितना अभियान चलाए बेचारे, अभी सेव सॉइल का उनका अभियान चल रहा है। ये सब अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं है यार, हम सब ह्यूमन हैं, हमें भगवान ने भेजा दिया है। हम अगर चीज़ों का अच्छा बुरा समझें तो हमें आवश्यकता ना पड़े इन सब चीज़ों की, नहीं। लेकिन हम मूर्खाधिराज बने हुए हैं, जैसे सब करेंगे वैसे हम भी प्रकृति की ऐसी तैसी मारने में लगे रहेंगे। ये हम सब ने कसम खा रखी है। आगे सुन, फिर क्या कह रहा है बच्चा,
intensive and excessive exhaustion of resources are exhausted some of the vital resource and now huge amount of finance need to be devoted toward research and development to explore new resources। जो पहले के रिसोर्सेज थे उनको इस तरीके से हमने एग्जॉस्ट कर डाला है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन एग्जॉर्शन कर लिया है कि अब वो ख़त्म होने की कगार पे आती जा रही है और न्यू रिसोर्सेज को, उनके अल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए हमें बहुत सारा पैसा लगाने की ज़रूरत है। कोई समस्या बच्चे? आगे देखिए क्या कह रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, दिन प्रतिदिन एनवायरनमेंट डिग्रीगेट करता जा रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हैव रिजल्टेड इंक्रीज इन डिसेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉडी डिसीजेस। आज के समय पानी से होने वाली बीमारियां, सांस की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं लोगों को। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में इन सब जगह कैंसर के रेट सबसे ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि वो कहीं ना कहीं इंटरनली चीज़ों को डैमेज कर रहा है और वो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती हैं। क्लियर? आगे आइए, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बत्ती गॉन इंडिया ऑन। पॉपुलेशन फटने की कगार पे है। हम चाइना को पीछे छोड़ चुके, वर्ल्ड में डे बाय डे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। एक समय चाइना हमसे बहुत आगे था पॉपुलेशन के मायने में, लेकिन उसने स्ट्रिक्टली वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन हमारे भारत में अभी देखो, आ जाएंगे एक समुदाय वाले, ये हमारे समुदाय को कम करने के लिए हो रहा है। अरे तुम्हारी बात थोड़ी है, जब पॉलिसी लागू होगी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको रोका जाएगा ना मेरे भाई। सभी एक से ज़्यादा बच्चा नहीं कर सकते। तुम्हें अब महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना पड़ रहे हो तो क्या फायदा है या नहीं? समझ गए होंगे, जो इनकी बात कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे, है ना। आ गया फिर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि ये भी इन्वायरमेंट के एग्जॉर्शन के लिए दिन पे दिन जिम्मेदार है। इन्वायरमेंट की नहीं, इन्वायरमेंट को तहस नहस करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आगे देखो क्या कह रहा है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर एंड द पीपल कट ट्रीज फॉर फ्यूल वुड। अब उनके पास चूल्हा चौका करने के लिए, गैस खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो पेड़ काटते हैं, लकड़ी जलाते हैं, खाना पकाते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा बच्चा। अब दूसरा, लकड़ी से जो धुआं निकलेगा, कार्बन एमिशन, वो रहेगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में ही, उससे फिर पॉल्यूशन बढ़ेगा। हाँ या ना? चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं? अगर हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए यस भैया क्लियर है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। आप लोगों के लिए डेली मोस्ट यूजफुल वीडियोस लाइक स्ट्रेटजी ऑफ ईच सब्जेक्ट इन बोर्ड्स में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके होते ही आपको बीएसटी की भी कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है। वन शॉट रिवीजन सीरीज ये हमारी चल रही है। आगे देखिए क्या कह रहा है फिर, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। बच्चा आजकल फसल वगैरह में इतना ज़्यादा इन सब केमिकल और पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ बढ़ता जा रहा है कि कहीं ना कहीं लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। अब जब लैंड की फर्टिलिटी कम होगी तो इसको कहेंगे सॉइल इरोजन, ज़मीनें जल्दी बंजर होंगी, प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं रहेगी, और फिर ऐसी केमिकल युक्त चीज़ें खाएंगे तो इंसान भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, मानव जीवन इफेक्ट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफेक्ट होगी। पर हमें मतलब नहीं है, हमें पैसा कमाना। रात में लौकी इतनी थी, इंजेक्शन लगाया, सुबह इतनी बड़ी लौकी तैयार। अब आदमी यही कर रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे उद्योगीकरण और पूंजीवाद बढ़ रहा है वैसे वैसे फैक्ट्रियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और पॉल्यूशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों को तो आदत है। हम लोग आज के समय में एक्टिव स्मोकर होना हो, पर हम सब पैसिव स्मोकर तो बन ही चुके हैं। आसपास इतना धुआं है, कहीं ना कहीं इनहेल करके अपने फेफड़ों को काला तो हमने भी कर लिया। जो आती थी ना, एक आम सिगरेट पीने वाले के फेफड़ों को निचोड़िए तो इतना ताड़ आपको निकलेगा, है नहीं? वैसे ही हम पीते नहीं हम लोग, फिर भी अगर हम लोगों के फेफड़ों पर रिसर्च की जाए तो हम लोग पैसिव स्मोकर हैं। इन्वायरमेंट में इतना धुआं, पॉल्यूशन में हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें सिगरेट के बराबर ही हार्म कर रहा है। फिर क्या कह रहा है बच्चा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आज के समय में तो भाई साहब आप जानते हैं, ये छोटे छोटे साले 12-12, 15-15 साल के बच्चे मार बाइक घूं रहते पड़े हैं, और जैसे जैसे बड़े हैं अब बाइक नहीं, वो कारों से चलने का शौक आ गया है। हम कॉलेज कार से ही जाएंगे। हम लोग, पिताजी लोग बताते ना, अगर आप जानते हो
कि आपके दादा या पिताजी हों तो उनसे पूछिए, वो बताएंगे हम बेटा 4 तालाब, 5 पहाड़, 2 नदी, 3 समुंदर पार करके पढ़ने जाते थे। आज तुम लोग देखो, तुम्हें इजीली कार मिल गई है। क्यों दिलाई? इन्वायरमेंट की ऐसी तैसी करने के लिए। अब आपका 5 मिनट का काम है, आप चाहो तो उसको पैदल भी करके आ सकते हो, लेकिन नहीं, लड़का मजाल है पैदल चला जा, हाफ पैंट पहनेगा, टी शर्ट डालेगा, घूम, स्कूटी से बिना हेलमेट के निकल जाएंगे। क्या है ये सब? जब हमें आवश्यकता नहीं है वहां पर क्यों रिसोर्सेस को वेस्ट किया जाए? अब अगर आप फॉरेन में जाएं तो वहां उन्होंने जैसे रोड से सेपरेटली बीच से साइकिलिंग वालों के लिए ट्रैक बना रखा है, कार वाले इधर, बाइक वाले जो भी उनका है, पर बीच में उन्होंने स्पेशल प्रेफरेंस दी साइकिलिस्ट को। वहां लोग कोट पैंट पहन के, बड़ी बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉय साइकिल से ऑफिस जाते हैं। वो लोग थोड़े से इन्वायरमेंट के लिए जागरूक हो रहे हैं, वो मदर नेचर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी मदर नेचर की पुंगी बजा रहे हैं। आगे देखिए, disregarded for civic norm, the general public in India tend to disregard the civic norm, often the roads were littered, and littered का मतलब यहाँ littered नहीं, यहाँ कचरे की बात हो रही है, and horns, लाउड स्पीकर आर इंडिस्मेंटेडली यूज। आजकल कहीं रोड पे जाओ, पॉ पॉ पिपे पॉ पॉ पिपे हॉर्न पेले रहते हैं, भले ही जाम लगाओ फिर भी हॉर्न पेले जा रहे हैं। अबे उड़ा के निकल ले जाओगे, जाम लगा जब, कहाँ से गाड़ी हॉर्न देने का क्या फायदा है? ये कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन को भी हार्म कर रहा है। दूसरा, लाउड स्पीकर, एक तरफ श्री राम जानकी बजता, उससे अल्लाह अकबर बज रहा। अबे शाम का समय है, पंछियों को रिलैक्स करने तो तुम, लेकिन मार फुल आवाज में गाने बजाए पड़े हो, तो इससे इन्वायरमेंट में कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज फैल रही, वो क्या क्या? नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन। पढ़ाया था बचपन में बच्चों को, हाँ या ना? तो ये सब चीजें, लेकिन हम सब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारा यहाँ कहीं ना कहीं किसी की आस्था का मुद्दा है तो कहीं किसी की पास्ता का मुद्दा। पास्ता बोले तो पार्टी, अब वो माल लाउड, आंटी पुलिस बुला लेगी, डीजे बजेगा लाउड, ये सब चीज़ें हैं वो। और क्या है, इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। अब आइए जरा बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? जब धरती का टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जाए उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा क्यों होता है? जब यूवी रे सीधी धरती पर आने लगे, ओजोन लेयर में छेद होने लगे, तो धीरे धीरे धरती का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वह एक समय के बाद इतनी हीट हो जाएगी कि वहां पर मानव जीवन का सरवाइव करना ही पॉसिबल नहीं होगा। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, कोई समस्या है तो हमसे पूछ लीजिएगा। फिर आगे क्या है बच्चा? ओजोन डिप्लीटेशन। एसी चला रखा है, हमने खुद चला रखा है अभी, लेकिन क्या करें, जब इतना हो रहा तो हमसे क्या होगा? आजकल क्या है, गर्मी लग रही है, तुरंत खट स्विच ऑन, एसी चल गया। हाँ, वो अंदर ठंडा फैला, बाहर आग उगले पड़ा है, मार भगभग भगभग भपके फेल रहा, कोई मतलब नहीं, अंदर चिल रहा, मजा आ रही भाई साहब। रिलैक्स, इंजॉय, बॉडी के एटमोस, बॉडी को कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए वो मिल रहा है, 18 डिग्री एकदम मेंटेन। जैसे जैसे गर्मी आ रही है सबके यहाँ एसी कॉमन होता जा रहा है। इससे क्या है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे जो ओजोन लेयर है, जो सूर्य की किरणों को, एसयूवी रेस को सीधा धरती पे आने से प्रोटेक्ट करती थी, अब उसमें छेद होने लगे हैं और वहाँ से सीधी सीधी ये रेस धरती पे आ रही है, जिससे ये धरती को कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंज की तरफ धकेल रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है और एक समय आएगा जब धरती माता कहेगी खत्म, टाटा बाय बाय, अब तुम्हारी जिंदगी समाप्त। आ गया। फिर क्या कह रहा है बच्चा? 4, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। अगर हम भारत में एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या कह रहा है? इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, द इंडिगो एंड गैंगटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप। द ब्लीक सॉइल ऑफ डीके प्लेट्यू इज suitable for the cultivation of cotton, and the Indian forests support a plethora and flora and fauna biodiversity in the country, rich deposit of bauxite, copper, chromate, diamond, zinc, manganese, lignite, etc. and so on। मतलब भारत में बहुत सारी प्राकृतिक चीजें हैं जो पाई जाती हैं। इन शॉर्ट, भारत प्राकृतिक गिफ्ट का एक खजाना था और अंग्रेजों ने इसी को समझ के भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा भी दिया था। आगे बढ़े, क्या कह रहा है बच्चा? नेचुरल एंडाउमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड एक्सीडिंग द रेट ऑफ रीजनरेशन। अब नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, पर उनका रीजनरेशन टाइम बहुत स्लो है। हम रीजनरेट करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके एक्सर्शन की तरफ फोकस कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर बीइंग generated
बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब जो भी वेस्ट वगैरह है वो इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है जो धरती की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बहुत परे है, जिसके कारण फिर से इन्वायरमेंट में गड़बड़े आएंगी या नहीं आएंगी। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन आर द पीक अप टू द अलार्मिंग लिमिट। जो एक लिमिट है उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। आगे क्या कह रहा बच्चा, द डिक्टोनी ऑफ द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया, पोवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड इन्फ्लुएंस इंड्यूस्ड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। मतलब बेसिकली यहां हम बात करने वाले हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेट का मतलब होता है जो धीरे धीरे कम होता जाए, खत्म होता जाए, डिग्रेडेट करता जाए। क्या कह रहा है बच्चा, देखिए, environment degradation in India point to be the paradoxical situation in the country. It is occurs and expanding owing to the staging of poverty, at the same time accelerating to its affluence in the form of rapidly expanding production activity. मतलब poverty is the principal cause of environment degradation. अगर हम भारत में बात करें बच्चा तो poverty environment degradation का सबसे बड़ा कारण है। फिर अगर हम बात करें एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी उतना ज़्यादा हैविली एंड एक्सेसिवली बढ़ता जा रहा है, जिससे वह रिसोर्स एक एंड यूज़ पर पहुंचती जा रही है। अल्टीमेटली उनकी रीजनरेशन पावर कम हो रही है और एक्सप्लॉयटेशन या एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आगे समझिए क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल स्मोक इज पॉल्यूट द एयर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट द वाटर। अब इंडस्ट्री जितने ज़्यादा लगेंगी इनका एक्सट्रैक्ट जो है वेस्ट है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो नदी नालों में गिरेगा, वो पॉल्यूट होंगे, धुआं निकलेगा, वो हवा में जाएगा, वो पॉल्यूशन फैलाएगा। आगे देखिए बच्चे क्या कह रहा है, एक्सपेंशन ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आज के समय में है इससे भी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों दिल्ली में ऑड इवन पॉलिसी लाई गई, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका था कि अब गाड़ियाँ हर किसी के पास है। आज के समय 4 व्हीलर हर कोई चलाना प्रेफर कर रहा है, हाँ या ना, या एक नीड बन चुकी है। जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड थी, आज के समय में रोटी कपड़ा मकान, बिजली और एक 4 पहिया हर परिवार की, छोटे परिवार की बेसिक नीड है, सबको चाहिए ही चाहिए। तो इनका जब यूज़ बढ़ने लगेगा तो ये कहीं ना कहीं जो डीजल वगैरह कंज्यूम करके, फ्यूल कंज्यूम करके जो स्मोक एक्सेल करेंगी, ये जो धुआं निकलेगा वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म करेगा। आगे आइए बच्चा, प्रिंसिपल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। अगर कुछ प्रिंसिपल चीजें हैं तो सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन, फिर है वाटर पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं है। अब जैसे हमारे कानपुर में A to Z यूपी में काम करने लगा, ये धीरे धीरे प्लांट लगने लगे हैं कि ये वेस्ट को, सरकार क्या कहती है गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, कभी हम करते ही नहीं है। अब ये लोग वेस्ट को ट्रीटमेंट का प्लान बना रहे हैं, वेस्ट को यूज़ कर करके धीरे धीरे रूट्स बनाने में यूज़ किया जा रहा है, प्लास्टिक वगैरह से ऑयल, ये पेट्रोल वगैरह बनाने की प्रोसेस चल रहे हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे एफर्ट्स हो रहे हैं। फिर क्या कह रहा है बच्चा, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन दीज इशूज एज अंडर degradation of land. The land means loss of fertility and the loss of productivity of which occurs due to the inappropriate land use and land management. क्या है, लैंड का यूज या लैंड का मैनेजमेंट इनअप्रोप्रिएट है, जिससे उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसको कहा जाता है बच्चा लैंड डिग्रेडेशन। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन के लिए बच्चा सबसे पहला क्या है, एक्सेसिव ग्राजिंग लैंडिंग टू द लॉस ऑफ वेजिटेशन। ग्राजिंग इतनी ज्यादा हो रही है, फसल का चरना वगैरह जो है। फिर बच्चा क्या कह रहा है, इरोजन ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय द ट्री फॉलिंग। जैसे जैसे पेड़ काटते जा रहे हैं वैसे वैसे सॉइल इरोज होता जा रहा है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट के धीरे धीरे वहाँ पर आबादियों को बसाया जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, जमीन रहने के लिए इतनी है नहीं, तो अब जंगलों को काट काट के लोग अपना घर बना रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर शेर आ गया, चीता आ गया, हाथी ने हमला कर दिया। बच्चा हकीकत में उन्होंने नहीं किया, वो उनका घर था, पर हम इंसानों ने उनके घरों को तबाह कर दिया। हम इंसानों ने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रोडवेज कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जंगल के बीचों से हमने रोड निकाल दी। इससे क्या हुआ बच्चा, जो जंगली जानवर बेचारे फ्रीली घूमते थे, अब उनको तो ये पता है कि यहाँ हमारा एड्रेस है, उनका वो घर है, वो वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। अब आपने वहाँ रोड निकाल दी, आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा होगा जंगलों के बीच से जो एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं, कभी कोई जानवर कट के मर गया, किसी जानवर से कोई गाड़ी टकरा गई। क्या है ये सब, बहुत दिल दुखता है एनिमल्स के प्रति तो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें डेवलपमेंट करना है। आगे आइए, इंक्रोचमेंट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन।
फॉरेस्ट लैंड को डिफॉरेस्ट करना, फॉरेस्ट फायर्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ वेजिटेशन, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, इन सब से भी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन खराब होता है। इनएडुकेट सॉइल कंजर्वेशन मींस लीडिंग टू द लॉस ऑफ सॉइल, और हमारे देश में सॉइल को बचाने के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जैसे एक क्रॉप लगाई फिर कुछ समय बाद दूसरी उसको छोड़ के कोई और, या पहले के समय एक प्रैक्टिस लोग करते थे, उसे कहा जाता था बर्न एंड स्लैश, मतलब जैसे फसल लगाई उसको काटा फिर वहां जला दिया। अब वो पूरे लैंड पे नहीं, लैंड को दो टुकड़ों में बांट लेते, एक तरफ लगाई एक को खाली छोड़ दिया। अब फसल लगाई, काटी, जो भी झाड़ फूस था उसको आग जला के छोड़ दिया, दूसरे लैंड पे अब फसल उगाई। अब मतलब उस पे उग रही ताकि वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा रीगेन कर सके। पर अब ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं है क्योंकि कॉमर्शलाइज हो चुकी है एग्रीकल्चर भी, खेती एक कमाई का जरिया बन चुकी है। अब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, उसे लैंड की ऐसी तैसी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं बच्चा, सबसे पहले नंबर पे आता है फिर एयर पॉल्यूशन। जब हवा में कार्बन जैसे तत्वों की वृद्धि होने लगे, हवा में पॉल्यूशन बढ़ता जाए, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो नेचुरल गैसेज हैं उनकी परसेंटेज में चेंज आता जाए, उसे कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड इज द एयर ओइंग टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो भी प्रोडक्शन या कंजम्पशन से एक्टिविटी से जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में निकलती है, इससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा कोई समझाने की चीज़ तो हमें लगता नहीं कि इसमें है ना। कैसे व्हीकल का जो इमिशन होता है इससे होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो भी वेस्ट वगैरह निकलता है इससे एयर पोल्यूशन होता है। इसी के लिए बच्चा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया गया है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया अभी तक, तो पोल्यूशन में कहीं कमी नहीं दिखी। अगर देखना हो तो एक बार स्नैपचैट पर अपना मैप खोल लो, उसमें दिखेगा लाल 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 लाल, वो है पोल्यूशन इंडेक्स। डाल के देखो अभी गूगल पे इस समय तुम्हारे आसपास में कितना पोल्यूशन है, तुम फील करोगे। दिवाली के समय तो और बढ़ जाता है या नहीं। आगे वाटर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर्स। बच्चा फ्रेश वाटर का मैनेजमेंट बहुत खराब है, और पानी में जितनी भी इंडस्ट्रियल वेट्स वगैरह है वो जाके गिरती रहती है, वो धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली नदी नाले तालाबों को पॉल्यूट कर रही हैं और पीने के पानी को भी केमिकल युक्त बना रही हैं। आज वाटर बॉडीज आपने कई बार देखा होगा, कहीं किसी बीच पर एकदम से बहुत सारी मछलियाँ मरी पाई गई, क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर कोई केमिकल ज़्यादा बढ़ गया या पानी में पॉल्यूशन ज़्यादा होने से ज़्यादातर ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। लाइक एयर, वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें पता है सीरियस प्रॉब्लम पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिलेटेड टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। जब वाटर कंटेमिनेटेड हो जाए, मतलब पानी में डिसीजेस फैलने लगे, डायरिया होने लगे और हेपेटाइटिस वगैरह की समस्या बढ़ने लगे, ये सब देखिए एक आपको एग्जाम्पल के रूप में सिखाया जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन और थ्रेटनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिना पानी के तो मानव जीवन पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, डोमेस्टिक सीवरेज अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, एग्रीकल्चर रन ऑफ मिक्स विद पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स इनटू द स्ट्रीम ऑफ रिवर। जो भी पेस्टिसाइड्स हैं वो सब फसलों में लगते हैं, फिर उन फसल को नदी नालों में धोया जाता है, वो केमिकल पानी के साथ रिस्क के बहता चला जाता है। थर्मल पावर हाउस डिस्चार्जिंग द मिक्स वाटर, इन सब से कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन का जन्म होता है। एमसीक्यू छोड़ो, यहाँ पर एमसीक्यू तो बनेगा ही बनेगा बच्चा, याद रखो, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है शॉर्ट में कि वाटर पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन पे एक शॉर्ट नोट लिख के दिखाओ। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चा ये आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक थोड़ी सी जानकारी दी है, इसको रीड मान लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है और ना इससे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट आता है बच्चा हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन था हमारे बायोलॉजिकल तत्वों में। मतलब देखिएगा जरा पहले, द एवर इंक्रीज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड डिफॉरेस्टेशन आर द मेजर फैक्टर for biodiversity in the India. It is estimated that India is the home of 80% world population and 8% of the फ्लोरा एंड फ्यूना। बेटा वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 18% भारत में पाए जाते हैं और 8% फ्लोरा और फ्यूना भारत में बायोडाइवर्सिटी के रूप में अवेलेबल हैं। 45,500 रिकॉर्डेड स्पेसीज ऑफ प्लांट, इतनी प्लांट की स्पेसीज है। 91,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल रिपोर्टेड बाय 2020 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल
WWF इन्होंने एक ये रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बताया गया था कि 12% ऑफ द वर्ल्ड मैमल स्पीशीज, 3% ऑफ द स्पीशीज एंड 90% ऑफ एम्फीबियंस एंड द थ्रेटन टू द क्रिटिकल एंडेमिक इन इंडिया। ये सभी भारत में, एक बेसिकली बात कहें तो एक WWF की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि इतने मैमल ये जो हैं विलुप्त होने की कगार पे हैं भारत में, हमें इनको बचाना है। और भारत बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे खत्म होता देख रहा है। पहले के समय में व्हाइट टाइगर पाए जाते थे, आज के समय में वो बच्चा गिने चुने रह गए हैं। कहाँ चले गए? सब खत्म हो गए। नेचर उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट जो होने चाहिए था वो नहीं मिला। आगे आइए, फिर आता बच्चा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। द अनप्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप एंड अर्बनाइजेशन हैड लीड टू द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और हमने अनप्रॉपर, बिना प्लानिंग के शहरीकरण और टाउनशिप को डेवलप करने लगे, पर इससे एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई जिसे कहा गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इस वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाए, हाँ या ना, ये भी एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। बच्चा ये एक चीज याद रखिएगा, चिपको मूवमेंट, जब बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था तो उस समय नेशनल लेवल पर इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने पेड़ों को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसको कहा गया चिपको मूवमेंट। मतलब पेड़ को ऐसे पकड़ के वहाँ पर ह्यूमंस खड़े हो गए कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो पहले हमको काटिए, पेड़ को बचाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, इसके बारे में कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया 2 कम्युनिटी ड्राइव मूवमेंट हैव taken place with the aim to protect forest and avoid the deforestation. There are Chipko movement in the Himalayas and the Apiko movement in कर्नाटका। हिमालय में चिपको मूवमेंट और कर्नाटका में अपीको मूवमेंट को शुरू किया गया था और चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहली चीज सस्टेन करना। आप सस्टेन कैसे करें, मतलब आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट होना, किसी चीज का विकसित होना, डेवलप्ड होना, है ना, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ना। अब जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बच्चा, तो हम एक बेसिक सी बात समझते हैं कि अभी की प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई करना, और वो भी इन तरीकों से जिससे आने वाली फ्यूचर जनरेशन की नीड में कोई कमी ना हो सके, उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो आज आपकी नीड है वो सेटिस्फाई हो सके और साथ ही साथ आने वाली फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उसको भी खत्म ना किया जा सके। मतलब बिना उनकी नीड के या बिना उनके रिसोर्सेज के क्वांटिटी में चेंजेस लाए आप अपनी नीड को भी सेटिस्फाई कर लें। जैसे आज के समय में हम लोग पानी का इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, धीरे धीरे हमें क्या लगता है कि ये आने वाली जनरेशन को उस लेवल पर पानी नहीं मिल पाएगा जितना फ्रीली हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब से हमें ये सोचना है कि हम पानी को जितना ज़्यादा हो सकता है बचाएं। जितना पानी हमें मिल गया है एटलीस्ट उतना ही आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिल सके। जैसे हमने ज़िंदगी जी ली है, जितनी हरियाली जैसा वातावरण हमने जी लिया है वैसा वातावरण, वैसी इन्वायरमेंट आने वाली जनरेशन को उससे अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जरा देखिए बच्चा, यहाँ पर बात करी जाए अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो ये याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट UNCED, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट इंपेयरिंग और रिड्यूसिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हाँ या ना, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। आगे बात करते हैं बच्चा, in other words sustainable development aims at decreasing the absolute poverty of poverty of the poorer by providing lasting and securing livelihood that minimize resource depletion and environment protection। क्लियर है बात। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी है जिनको हम यूज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी आती है बच्चा, रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चा हमें एनर्जी के उन सोर्सेज पर रिलाय करना चाहिए जो कन्वेंशनल नहीं है, मतलब नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा इजीली अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ इंडिया आर मेड थ्रू थर्मल एंड हाइड्रो पावर
प्लांट, दीज प्लांट हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अब जो हाइड्रो पावर प्लांट है इन सब का एनवायरनमेंट पे कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट होता है, तो हमें ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करना है, ऐसे उपकरणों को डेवलप करना है जो हम प्राकृतिक रिसोर्सेज की दी हुई एनर्जी से ही अपना जीवन यापन कर सके। जैसे सोलर पैनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सूर्य की किरणों को बिजली में कन्वर्ट करके बैटरी से सेल को चार्ज कर देते हैं, बैटरी को चार्ज कर देते हैं, आराम से काम चल रहा है या नहीं। तो यहां पर आपको यही बता रहा है कि हमें कैसे, जैसे कह रहा है ना, इंडिया शुड फोकस ऑन जनरेटिंग पावर फ्रॉम सोलर एनर्जी, और भारत कर रहा है। विंड मिल लगानी चाहिए, इनसे क्या होगा, एनर्जी डेवलप्ड होगी, वो भी नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में, जिससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा और पॉल्यूशन पे भी एक चेक लगाया जा सकता है। फिर बच्चा बात आती है एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरिया। हाउस होल्ड रूरल आर डिपेंडेंट ऑन नॉन कॉमर्शलाइज सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक वुड एंड डंग केक, जैसे गोबर का वो कंडे वगैरह बनते हैं ना, इन सबके हम ज़्यादातर गांव देहात में देखते हैं, खाना इन्हीं चूल्हे चौकों बनता है। अब हमें गांव देहात में एलपीजी गैस वगैरह पहुंचानी चाहिए, गोबर गैस पहुंचानी चाहिए, जिससे उन कॉमर्शियल सोर्सेज हैं उन पर रिलाय करना बंद करें, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत हार्म हो रहा है, और वह एलपीजी और गोबर गैस वगैरह जैसी चीज़ों को यूज़ करें। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उज्ज्वला योजना चलाई गई, नहीं चलाई गई, गांव में सिलेंडर की फैसिलिटी पहुंच सके, उनको सब्सिडी वगैरह के रूप में भी इजीली सिलेंडर अवेलेबल कराए जाते हैं। अब सीएनजी इन अर्बन एरिया, शहरी एरिया में डीजल और फ्यूल की जगह सीएनजी पर फोकस किया जाने लगा है। कारों में सीएनजी का यूज बढ़ाया जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी इन्वायरमेंट के लिए कम हानिकारक है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल का जो एमिशन होता है व्हीकल से निकलने वाला, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, फिर क्या कह रहा है, सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल, हमें सोलर पावर की एनर्जी को फोटोवोल्टिक सेल को यूज करते हुए कन्वर्ट करना चाहिए एनर्जी में, और फिर उसे यूज करना चाहिए। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारी नीड भी सेटिस्फाई होगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज वेस्ट या एग्जॉस्ट नहीं होंगी। आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चा, मिनी हाइडल प्लांट, दीज मिनी हाइडल प्लांट आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली एज way to generate electricity, especially in form of mountains region. The mountains perennial stream can be found almost everywhere. पहाड़ों पर जो हवा चलती है वहां पर अगर हम ये प्लांट लगाएंगे तो वो हवा को एनर्जी में कन्वर्ट करके एक ईजिली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, और हम इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा सा बचाव कर पाएंगे। आगे देखिए बच्चा, देखिए क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो हमारी पुरानी नॉलेज है, आज के समय में दवाइयाँ वगैरह केमिकल वगैरह इतने ज़्यादा हमारी बॉडी में इंजेक्ट होते रहते हैं, कोई भी बीमारी होती है इतना ये इंजेक्शन। पहले की जो हमारी भारत की पद्धति है, जो पुराना ट्रेडिशन है, वहाँ पर हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन घास के यूज़ से, इन जड़ी बूटियों के यूज़ से अपने बड़े से बड़े कैंसर जैसे इलाज को भारत में पॉसिबल किया गया आयुर्वेद के द्वारा। ऐसी बीमारी का इलाज भी आयुर्वेद में पॉसिबल है, तो हमें उन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम पुराने ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ करें और एनवायरनमेंट को बचा सके। फिर आता है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बायो कंपोजिशन। अब सरकार भी बहुत ज़्यादा कह रही है कि केमिकल वगैरह की खेती से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑर्गेनिक खेती को अंजाम दीजिए। आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, भारत में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती कहाँ होती है, जरा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, मोदी जी, आपको हिंट दे दूं, मोदी जी अभी रिसेंटली वहाँ पर गए थे और वहाँ उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक वगैरह चीज़ों की बात करी गई है कि आप ऐसे ही चीज़ों को यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल लैंड को बनाने के लिए ऑर्गेनिक डिकम्पोज वगैरह जो नेचुरल है उनको बनाइए, ताकि सॉइल इरोजन कम हो सके, अच्छी हेल्दियर और टेस्टियर सब्जी लोगों को मिल सके और लोग स्वस्थ रह सके, और साथ ही साथ प्रकृति भी स्वस्थ बनी रहे। इसके साथ बच्चा हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, और अब हम मिलते हैं आपसे इस सीरीज की आखिरी वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंडो चाइना और पाक के एक कंपैरेटिव स्टडी की, किस तरीके से हमें सीख लेनी चाहिए या किस तरीके से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को पहले परफॉर्म करना चाहिए था। क्लियर है? अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, वीडियोस एक बहुत हेल्पिंग हैंड का काम कर रही हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और लाइक किए बिना तो जाइएगा नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।